हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पे चैप्टर रिवाइज कर रहे थे। अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर जो है उनको देखेंगे और क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 2025 का क्वेश्चन पेपर और देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आते हैं, जो निर्देश आते हैं, उनको एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है प्रीवियस जो आपकी क्लासेस थी वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और उसमें एक इंस्ट्रक्शन जो रहता है वो सभी में आपको कॉमन मिलेगा। वो होता है कि इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी अनिवार्य हैं। हाँ, लेकिन अथवा में नंबर ऑफ क्वेश्चन बोला गया, जैसे कि बोला गया है इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं, यानी कि 26 प्रश्न इसमें हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो आपको 26 के 26 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अब कहीं पे हो सकता है कि आपको अथवा में क्वेश्चन मिले, तो अथवा में क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 के अथवा में भी एक प्रश्न है, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही आएगा, वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। आप चाहे तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। तो 26 क्वेश्चन है, 26 के 26 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे अनिवार्य है। अगर इम्पॉर्टेंट चीज हम देखें तो पूर्णांक कितना है, 70 आपका पूर्णांक है। ठीक है, और टोटल जो है वो 100 नंबर का पेपर आपका होता है, जिसमें 30 नंबर जो है आपके वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। अब यहाँ पर भी आपका डिवाइड किया जाता है, कुछ नंबर आपको आपने फाइल बनाई है, उसमें आपका जो प्रैक्टिकल्स है वो आपने पूरे लिखे हैं। आपने जो प्रैक्टिकल किए होंगे उनका रिजल्ट पूरा है, रिजल्ट सबका आया है, रिजल्ट सही है या गलत है, तो आपके फाइल के नंबर आपको मिलते हैं, आपकी अटेंडेंस के नंबर आपको मिलते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी प्रैक्टिकल में, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपके रिजल्ट आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, और जो भी है ऑल ओवर जो आपके परफॉर्मेंस है उसके नंबर आपको मिलते हैं। आपको यहाँ पे फिर होता है आपका वाइवा। ठीक है, वाइवा में आपको पता है कि आपके एग्जामिनर आते हैं और आपसे क्वेश्चन करते हैं और वो आपका वाइवा होता है, तो कुछ वेटेज आपकी वाइवा का भी होता है। तो प्रैक्टिकल्स भी आपके जो है वो अलग अलग नंबर में डिवाइडेड होते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर आपने कहा कि ये तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। अच्छा, वाइवा में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपके प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आपने कहा जो प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं वो थ्योरी से रिलेटेड ही आपके रहते हैं। ठीक है, क्लियर है, इंस्ट्रक्शन पढ़े यहाँ पे। चलो, अच्छा हाँ, टोटल अब 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, 70 नंबर का आपका थ्योरी आता है। जो आपका क्वेश्चन पेपर है 26 प्रश्न जो है वो आपके टोटल 70 नंबर के आपके पास आते हैं। टाइम जो है आपके पास 3 घंटे का समय होगा। तो एक बार इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं जल्दी से। आपने कहा प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसके आगे मेंशन किया गया है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर टू द पॉइंट। आपने कहा क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और टू द पॉइंट आपको आंसर करना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को लंबा खींचना नहीं है और लंबे खींचने के लिए आप अननेसेसरी वहाँ पे नहीं लिखेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको पूरे नंबर इस बात के नहीं मिलेंगे कि आपने ज़्यादा लिखा है। आपको नंबर इस बात के मिलते हैं कि आपने क्या लिखा है और कितना सटीक यहाँ पर लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 1 जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे उत्तर के रूप में और सही विकल्प आपको छांटना है और अपने नोटबुक में लिखना है। उत्तर पुस्तिका होगी, ठीक है, आंसर शीट जो आपकी होगी अपनी आंसर शीट में लिखना है। तो प्रश्न संख्या 2 से 5 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे क ख ग घ ऐसे होते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से पता है। हमने हर क्वेश्चन पे हर एक चैप्टर के बाद हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। इट मीन्स के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका जो आंसर है वो वन वर्ड आंसर होगा या मैक्सिमम अगर आप बोलेंगे तो एक सेंटेंस होगा। वैसे आपका वन वर्ड आंसर यहाँ पर होगा, निश्चित उत्तरीय कह रहा है तो वन वर्ड आंसर आपका होगा। ठीक है, तो ये पूरा इसी का ट्रांसलेशन है। प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू जो है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर का होगा
अगर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो सारे 5 नंबर के होंगे, तो ये आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक के क्वेश्चन जो है आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो है वो भी आपके 1-1 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 15 कितने होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके होंगे। 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब 1 नंबर का है तो आपने कहा एक शब्द में आपका आंसर पूरा हो जाएगा, वन वर्ड आंसर जो है आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक क्योंकि 2 नंबर का है तो आपने कहा इसीलिए आप 1 या 2 लाइन है, जितनी भी डिमांड है क्वेश्चन की उतना आप लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, नो, आपको इतना ज्यादा नहीं लिखना है। आपको बस इतना लिखना है कि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे गए होंगे, तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 टू 23, 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के आते हैं। क्योंकि अब 3 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आने लगे तो अब आंसर को आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 या 2 लाइन में आप आंसर पूरा करें, नहीं, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक 4 नंबर के प्रश्न आपके पास आएंगे, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन सब आने लगे हैं तो अब आपको और डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर करना है, जिसमें प्रश्न संख्या 26 केस शोध आधारित प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो केस स्टडी टाइप आपका क्वेश्चन आता है। तो 4 नंबर के जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें आप आंसर जो है वो डिस्क्रिप्टिव वे में लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे। चलो, अब आपने कहा इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए। अब ये क्या बोला है, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन दिस क्वेश्चन पेपर। ऐसा नहीं कि आपके पास दूसरी भी चॉइस होगी उस क्वेश्चन पेपर के अलावा, बट हाउएवर an internal choice has been provided in few questions, attempt only one of the given choice in such questions। क्या बोला गया है, एग्जाम्पल में ही देखें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है और एक क्वेश्चन ये दिया गया है, बीच में अथवा या और बोला है। इसका मतलब ये है कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो प्रीवियस जो आपकी क्लासेस थी वहां पर भी आपके अथवा जैसे क्वेश्चन आपके पास आए हैं। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जो नंबर आपको मिलेंगे वो एक ही क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया जो स्टेटमेंट कहती है कि आपको कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस में नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे। चलो, अब ये सारे इंस्ट्रक्शन अगर हो गए हैं तो हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हो अलग अलग खंड है, क ख ग घ एंड ग, च छ ज, ठीक है। ये आपके पास क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। और ये पर जो आपके पास क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का होगा। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो क है वो कहता है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था। हु गेव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अर्जित गुणों की, जो अर्जित गुण होते हैं, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, उनके जो इनहेरिटेंस की जो थ्योरी है वो किसने दिया है। आपके पास ऑप्शन है, डार्विन ने दिया है, लेमार्क ने दिया है, मेंडल ने दिया है, या वॉलेस ने दिया है। तो ध्यान से अपने ऑप्शंस को पढ़ना, पहले क्वेश्चन पूरा ध्यान से समझो क्या बोला गया है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, पूरा पढ़ना है, फिर अपना आंसर यहाँ पे करना है। चलिए एक बार पढ़ लीजिए। चलो देखो, आंसर जो आपका आएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लेमार्क। देखो, इसीलिए आपको बोला था ध्यान से पढ़ना, क्योंकि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अगर हम जानेंगे कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया है, ठीक है, या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए, तो हम मेंडल के पास जाते कि मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे दिए थे, ठीक है, जिसमें हम 3 लॉ को पढ़ते हैं। लेकिन कह रहा है कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, किसकी बात कर रही है, एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, जो अर्जित गुण होते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। जबकि मेंडल जो है वो जेनेटिक्स, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनकी बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का क जो है वो कंप्लीट हुआ।
आ जाओ ख पे। ठीक है, ख पे कहते हैं सर्टोली कोशिका पाई जाती है, सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन, जो सर्टोली सेल्स होती है वो कहाँ पाई जाती हैं? वृक यानी कि किडनी में, वृषण यानी कि टेस्टिस में, यकृत यानी कि लिवर में, अंडाशय यानी कि ओवरी में, कहाँ पाई जाती हैं? चलो बताओ। चलो सबसे पहले तो ये देखो कि ये क्वेश्चन जो है वो आया कहाँ से है। सर्टोली सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आपका सेकंड चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। वहां पर आपने कहा कि हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ह्यूमन में, जिसमें पहला है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, जिसमें जब हम बात करते हैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एक चीज पढ़ी थी यहाँ पे, गैमेट फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखो हमने स्क्रॉटम देखा था, ये है स्क्रॉटम। ठीक है, स्क्रॉटम में हमने बोला कि ये पाए जाते हैं क्या, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर हमारे पास आती हैं यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या पाई जाती हैं, अगर हम इनको कहें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो मेरे पास कुछ ऐसा आता है, जैसे कि ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ऐसे। ठीक है, और ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर आते हैं। क्या इनको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं, या इनको हम नर्व सेल भी कहते हैं? इनका काम क्या होता है, जो डेवलपिंग गैमीट है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। कहाँ मिल रहा है? आपने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है? आपने कहा टेस्टिकुलर लोब्यूल में। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ है? टेस्टिस में। टेस्टिस किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो वापस से आ जाओ, ऑप्शन देखो क्या ऑप्शन है, किडनी में मिलता है, टेस्टिस में मिलता है, लिवर में मिलता है, या ओवरी में मिलता है? तो टेस्टिस में मिलता है। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड जो क्वेश्चन है वो कहता है लेग्यूमिनस, जो दलहनी पौधे की जड़ होते हैं उनकी ग्रंथियों में पाए जाने वाला जीवाणु है, यानी कि द बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज। जो यहाँ पर दलहनी पौधे की जड़ होती है उनमें पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा है? राइजोबियम है, या एजोटोबैक्टर है, या स्टेफाइलोकोकस है, या लैक्टोबैसिलस है? ध्यान से पढ़ो अपने ऑप्शन। अच्छा, अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे पास अच्छे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है या क्वेश्चंस को डेप्थ में पूछा गया है, नहीं, अभी तक के क्वेश्चन आपके इजी हैं, पढ़े हुए आ रहे हैं। तो चलो देखो और अपना आंसर बताओ। चलो अब देखो यहाँ पर आपको कुछ चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें राइजोबियम की बात की गई है, एजोटोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस और लैक्टोबैसिलस की बात यहाँ पे की गई है, चारों बैक्टीरिया है। बात ये करनी है कि यहाँ पर जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी जड़ में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये कि लेग्यूमिनस जो प्लांट है उसकी जड़ में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया होगा वो हेल्प कर रहा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ी है, जिसमें हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है। तो आपने कहा कि वो बैक्टीरिया जो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा होगा और जो नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट होगा, उस बैक्टीरिया का नाम हमें बताना है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, जो लैक्टोबैसिलस है। आपने लैक्टोबैसिलस का नाम कहीं तो पढ़ा होगा, जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उनके बेनिफिट्स देखते हैं या उनके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो वही लैक्टोबैसिलस का नाम भी आता है। हम कहते हैं कि लैक्टोबैसिलस जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही।
दही के निर्माण के लिए लैक्टोबैसिलस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इस लैक्टोबैसिलस को ही क्या हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं? इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और शॉर्ट में इसको हम LAB भी कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही मल्टीप्लाई करता है और दूध से दही का निर्माण करता है। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जो होते हैं, जो विटामिन बी होते हैं, उनको ऐड करता है, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी क्या होता है, बेनिफिशियल। तो हम कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस जो है वो दही निर्माण में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लांट के रूट और नोड्यूल्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। बात करेगा स्टेफाइलोकोकस की, तो आपने कहा कि इसमें बहुत सारे इन्फेक्शन देखे जाते हैं, काफी सारे इन्फेक्शन को कॉज करता है मनुष्य में। ठीक है, अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ एजोटोबैक्टर और राइजोबियम। अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि राइजोबियम को भी हम नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ते हैं, एजोटोबैक्टर का भी नाम यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल में आता है। दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन हमें बताना कौन सा है, वो प्लांट, वो बैक्टीरिया जो कि यहाँ पे दलहनी पौधों के जड़ में पाया जाता है। ठीक है, तो आपने कहा राइजोबियम और एजोटोबैक्टर में से हमारा सही आंसर जो होगा वो राइजोबियम होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे एजोटोबैक्टर की, तो ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पर होता है। ठीक है, राइजोबियम यहाँ पर एक सिम्बायोटिक रिलेशन क्रिएट करता है, और ये क्या करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। कौन? ये जो हमारा राइजोबियम होता है। बदले में इसे क्या मिलेगा, इसे शेल्टर मिलता है, रहने की जगह मिलती है, और इसको क्या मिलता है यहाँ पे, ग्लूकोज सोर्स आप कह सकते हैं, यानी कि इसको एनर्जी मिलती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इसे फूड और शेल्टर मिलता है, और प्लांट को ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके ये देता है। ठीक है, इजी है। देखो नाइट्रोजन साइकिल तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आया है। अब आ जाओ नेक्स्ट यानी कि घ पे। अगेन आपके पास एक और इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आया है। देखो इजी तब होता है जब आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी तो वो इजी होती हैं, लेकिन इजी तब भी होता है कि जब जो क्वेश्चंस है वो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन है वो आपसे डायरेक्टली ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ठीक है, पूछा गया है एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में जो बायोटेक्नोलॉजी का जो एक यूज है यहाँ पे, या मुख्य उद्देश्य है, वो क्या होता है। तो चैप्टर के नाम आपको पता चल गया है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, यूनिट कौन सी बायोटेक्नोलॉजी वाली है, दो चैप्टर हमने पढ़े थे, पहला था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड सेकंड चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसी से सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आया है। अब अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो तब भी आता होगा अगर आपने फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा है तो क्या फंक्शन है, क्या काम है, या क्या उद्देश्य है बायोटेक्नोलॉजी का किसमें, कृषि के क्षेत्र में। तो पहला ऑप्शन कहते हैं कि बीज बीज संख्या को कम करना, टू डिक्रीज सीड नंबर, जो बीजों की संख्या है, ठीक है, कोई भी जो बीज है उनकी संख्या को कम करना, पौधों की कीट प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन करना, टू प्रोड्यूस्ड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज इन प्लांट। थर्ड कहता है फॉस्फोरस नाइट्रोजन उत्पादन को बढ़ाना, टू इंक्रीज अ फॉस्फोरस नाइट्रोजन प्रोडक्शन। लास्ट कहता है पौधों की संख्या को कम करना, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लांट। ये सिर्फ क्वेश्चन ही अच्छा नहीं आया है, बल्कि ऑप्शंस भी आपको बहुत इजी दिए गए हैं, इससे आप इजीली अपना जो आंसर है उसे चूज कर सकते हैं। चलो पढ़ो एक बार, आराम से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को देखना है और फिर अपना आंसर चूज करना है। देखो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखेंगे, कुछ ऑप्शन तो ऐसा है जिन्हें आप सीधे ही यहाँ पे अपने आंसर से हटा देंगे, जैसे कि ये कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो कृषि क्षेत्र में कार्य है वो क्या है, यहाँ पे पौधों की संख्या को कम करना।
टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लांट्स। अब ऐसा तो नहीं है, आपने कहा कि हम कभी भी किसी भी चैप्टर में पढ़ते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में जब टॉपिक आता है कि पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जाए या प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व किया जाए, तो उसमें सबसे पहला हम यही है कि हम क्या करें, यहाँ पे जो जंगल कट रहे हैं उनको बचाएं, ठीक है, जंगलों को ना काटें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें बैलेंस बना रहे, जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है वो ना हो, जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है वो ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा जिस ऑप्शन को हम यहाँ से हटाएंगे वो कौन सा होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ये जो ऑप्शन आपका ये तो बच्चों वाला है, छोटे ही क्लास में जो बच्चे हैं वो भी बता देंगे कि पौधों की संख्या को कम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, हमें क्या करना है, ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने हैं। सेकेंड ऑप्शन कहता है यहाँ पे, सेकेंड नहीं तब थर्ड ऑप्शन, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, फॉस्फोरस नाइट्रोजन और, अच्छा हाँ हम पहले वो कह रहे हैं कि जिनको आप पहले ही अपने ऑप्शन से हटाएंगे। पहले ऑप्शन पे आओ कि बीज संख्या को कम करना, टू डिक्रीज सीड नंबर। आपने कहा कि बीजों की संख्या को कम करना, अगर हम कृषि के क्षेत्र में कह रहे हैं इट मीन कि ये हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है बीजों से मतलब क्या, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड बात हो रही है। अब हमने कहा कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल फील्ड है या जो कृषि का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है या सबसे बड़ा जो एम हमारे लिए होना चाहिए वो ये है कि क्वालिटी वाइज इम्प्रूवमेंट हो और क्वांटिटी बढ़े। इट मीन्स कि हमको क्या करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अगर बीजों की संख्या में कमी हो गई तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना पड़ेगा। एक तो है बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा हमने कहा कृषि योग्य भूमि लिमिटेड है या वो भी कम हो रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आपके जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, जो एग्रीकल्चरल एरिया है उसको भी कम कर रहा है। तो हमें ये है कि लिमिटेड एरिया में हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऐसा तो नहीं करेंगे हम कि बीजों की संख्या ही कम कर दें, ये तो एकदम अपोजिट काम हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे है कि जो आप एक बार पढ़ करके, एक बार में पढ़ करके आपको ये हटा देने चाहिए कि ये बायोटेक्नोलॉजी का काम थोड़ी होगा। हम टेक्नोलॉजी इसलिए थोड़ी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। अब आते हैं दो चीजें, दो चीजों में पहला कहते हैं कि पौधे को कीट प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन करना, टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। पहला ये कह रहा है, या इन प्लांट्स को मैं कह सकती हूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जीएम प्लांट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि हम ऐसे प्लांट बनाएं जो क्या हो, यहाँ पे कीट प्रतिरोधी किस्में हो या फिर आपने कहा कि डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी हो। अब चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो या आपने कहा वो यहाँ पे इन्फेक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, जीएम प्लांट ये रहेंगे। तो पहला तो ये है कि हम ऐसे प्लांट बनाएं, ऐसे किस्मों को हम इवॉल्व करें जो कैसी हो, यहाँ पे कीट प्रतिरोधी हो या पेस्ट रेजिस्टेंट हो। पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब समझते हैं कि कीटों पे इनका कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसी फसलें होती हैं जिनको कीट खराब कर देते हैं, उनके कीड़े लगते हैं और धीरे धीरे पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो हम ऐसी किस्मों को उगाएं जिन पर कीटों का कोई प्रभाव ना पड़े और वो उन्हें समाप्त ना कर सकें। क्या ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को बनाना या जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज को बनाना, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी का। या फॉस्फोरस नाइट्रोजन का उत्पाद, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन उत्पादन को बढ़ाना। आपने कहा ये जो है इतना छोटा एम तो नहीं होगा बायोटेक्नोलॉजी का। जो चीज इतनी माइक्रोस्कोपिक वे में चल रही है, हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, हमने उसका प्रोसेस भी देखा है जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे थे। तो आपने कहा कि ये क्या करेगा, कुछ जेनेटिकली चेंजेस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस में पढ़ी है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी है। इट मीन्स कि डीएनए में कोई चेंजेस आएंगे। और वो कैसे आएंगे, आपने कहा कि जब जेनेटिक मटेरियल में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से आप जीन की अदला बदली करेंगे या एक नए जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे या फॉल्टी जीन को रिमूव करते हैं, यही हमने पढ़ा है। इसी की वजह से आपने क्या क्या बीटी कॉटन, आपने यहाँ पे बीटी कॉटन जो है वो बीटी कॉटन के बारे में बात की है यहाँ पे, या बीटी क्रॉप्स के बारे में बात की है। कॉटन के अलावा और भी एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है।
तो आपने कहा कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन एम है वो यहाँ पर क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को बनाना बनाना यानी कि इवॉल्व करना, या फिर वो कह दो पेस्ट रेजिस्टेंट कैपेसिटी जिनमें हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब यही है कि वो पेस्ट से रेजिस्टेंट होंगे। ठीक है, इजी है। गा देखो, ये भी अगेन आपके पास बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है जिसमें बोला गया ऊर्जा का पिरामिड होता है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव उल्टा होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड है, सदैव सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट है, कभी सीधा कभी उल्टा होता है, समटाइम्स अपराइट एंड समटाइम्स इन्वर्टेड, एंड लास्ट कहते हैं इनमें से कोई भी नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो करो, ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग इसे सॉल्व करके लेकर के आएंगे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।